सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया अध्याय लेते हैं परमाणु संरचना। इसके अंतर्गत हमें परिचय एवं परमाणु के मूल कणों की खोज, नाभिक की खोज एवं संगठन, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान क्रमांक, समस्थानिक, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक, कुछ महत्वपूर्ण मॉडल, कोश अथवा कक्ष की अवधारणा, तत्वों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, पदार्थ तथा विकिरण की प्रकृति, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के बारे में पढ़ना है। 30% जो कोर्स घटाया गया है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और समभारी, थॉम्सन का मॉडल और इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं, इतना नहीं पढ़ना है। हमें शुरू करना है बोर मॉडल और इसकी सीमाओं से। सामान्यतया जब थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो उस समय स्पष्ट हो गया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना है। परमाणु के 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनकी खोज क्रमशः जे थॉम्सन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित मूल कण है, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की खोज के पश्चात परमाणु की संरचना के बारे में पता करना आवश्यक था। इस क्रम में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक को खोजा और उनके अनुसार यह कहा गया कि प्रोटॉन या जो धनात्मक मूल कण हैं वो परमाणु के नाभिक में ही निहित हैं तथा न्यूट्रॉन जो उदासीन कण हैं वो भी परमाणु के नाभिक में ही पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में रहते हैं, विशेष प्रकार की कक्षाओं में रहते हैं। नाभिक की खोज के पश्चात परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारी एवं समन्यूट्रॉनिक तत्वों को खोजा गया। परमाणु की संरचना का जो प्रथम मॉडल था वो थॉम्सन का था। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल दिया गया, लेकिन इन मॉडलों में बहुत सारी कमियां थीं, तो इनको रदरफोर्ड के मॉडल के सुधार के पश्चात बोर का परमाणु मॉडल या कोश की अवधारणा दी गई। 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। इन्होंने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत तथा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए उनमें बिना परिवर्तन किए कुछ धारणाएं दी, जिनके अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं।
इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में निश्चित संख्या में घूमते हैं। इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी अथवा स्थिर अथवा अनुमेय कक्षाएं कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थिति के कारण ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा निहित होती है। किसी एक निश्चित कक्ष में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात इस क्रिया में उनमें से ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित अनुपात होता है, जैसे 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई इत्यादि, या जहाँ पे 1, 2, 3 क्रमशः कक्षाओं की संख्याएं हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और वेग v तथा केंद्र से इलेक्ट्रॉन की दूरी r है, तो इसका कोणीय संवेग mvr होगा और ये nh/2 पाई के बराबर होगा, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। अब यह संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्ष की क्रम संख्या कहलाती है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, r भी अधिक होता जाता है। देखिए चित्र में दिया हुआ है, परमाणु की त्रिज्या भी क्रमशः बढ़ती जाती है। n को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाओं से नाभिकों की दूरी और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी क्रमशः बढ़ती जाएगी। साधारणतया इलेक्ट्रॉन परमाणु की निम्न ऊर्जा की कक्षकों में रहते हैं। ये परमाणु की या इलेक्ट्रॉनों की अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। अगर बाहर से ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके ऊपर वाली अवस्था या दूर वाली कक्षा में कूद जाता है, या यूँ कहें, जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से आगे वाले कक्ष में कूदता है तब ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषित ऊर्जा का मान E2 - E1 बराबर h न्यू, जहाँ पे h एक नियतांक है जिसको प्लांक नियतांक कहते हैं और न्यू अवशोषित ऊर्जा की आवृत्ति है। न्यू का मान E2 - E1 के मान पर निर्भर करता है। अतः ऊर्जा के अवशोषण के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा ही परमाणु को दी जाए। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा को छोड़ करके ऊर्जा अवशोषित कर ऊपर वाली कक्षा में पहुंचता है तो दो संभावना बनती है। नंबर 1, ऊर्जा का अवशोषण हो जिससे इलेक्ट्रॉन इससे भी ऊपर पहुंच जाए, या ऊर्जा का उत्सर्जन हो जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में आ जाए। जब इलेक्ट्रॉन दूर वाले कक्ष से वापस
पास वाले कक्ष में लौटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी एच न्यू के बराबर होता है, यानी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। यहां भी न्यू उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल का संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसमें प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का भी समावेश था। लेकिन बोर के मॉडल में भी कमियां पाई गई। बोर का जो परमाणु मॉडल था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन या आयनों जैसे लिथियम पॉजिटिव के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या को कर पाया। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं अथवा आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल द्वारा संभव नहीं था। प्रयोगों द्वारा यह भी ज्ञात किया गया कि जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं वो एकल प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में ये कई रेखाओं का समूह है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या बोर के मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। प्रयोगों द्वारा यह भी देखा गया कि जिस वस्तु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम की रेखाएं कई भागों में विभक्त हो जाती हैं, जिनको जीमान प्रभाव भी कहा गया। जीमान प्रभाव की व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा संभव नहीं हो सकी। इसके बाद परमाणु मॉडल दिया गया सोमरफेल्ड का। 1919 में सोमरफेल्ड ने बोर के परमाणु मॉडल का संशोधित स्वरूप प्रस्तुत किया। यह स्वरूप हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या के लिए प्रयुक्त किया गया और ये कहा गया कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान हों। एक ही कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं से भिन्न होती है, अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर को उप ऊर्जा स्तर में विभाजित किया गया और ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं के साथ साथ उसी ऊर्जा स्तर की दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में भी घूमते हैं। परमाणु का नाभिक दीर्घवृत्तीय कक्षाओं के दो फोकसों में किसी एक फोकस पर स्थिर होता है, अर्थात एक ही ऊर्जा स्तर में वृत्तीय के साथ साथ दीर्घवृत्तीय कक्षाएं भी संभव है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं n का मान 4, k का मान 4 छोड़िए अभी। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो उसका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होगा और अगर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
के एच अपान 2 पाई के बराबर होगा, जहाँ पर के इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करेगा तथा इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। n के किसी भी मान के लिए k के जो कुल मान होंगे वो n के बराबर होंगे और यह भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे n बराबर 1 है तो केवल k का एक ही मान संभव है, 1। अगर n का मान 2 है तो k के दो मान संभव हैं, 1 और 2। n बराबर 3, k के 3 मान संभव हैं, 1, 2 और 3। अगर n बराबर 4 तो k के 4 मान संभव हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर n और k इन दोनों के मान बराबर होंगे तो कक्षावृत्तीय होगी, लेकिन जैसे जैसे k का मान बढ़ता जाएगा यानी n/k का मान 1 से कम होता जाएगा, वैसे वैसे कक्षा दीर्घवृत्तीय होती जाएगी। चित्र में देख सकते हैं n बराबर 4 k बराबर 4 है तो वृत्तीय कक्षा है। अगर k का मान 3 हो गया तो थोड़ा सा दीर्घवृत्त हुआ, अगर k का मान 2 हुआ तो उससे भी बड़ा दीर्घवृत्त हुआ, अगर k का मान 1 हो गया तो सबसे बड़ा दीर्घवृत्त हो गया। अब n/k का जो मान है यानी दीर्घ अक्ष की लंबाई बटे लघु अक्ष की लंबाई, इसका मान k का मान जितना ही कम होगा n का मान 1 से उतना ही बढ़ता जाएगा। n/k का मान 1 से अधिक होता जाएगा, k/n का मान 1 से कम होता जाएगा। तो यह जो n/k है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई बटे लघु अक्ष की लंबाई के बराबर होगा। इस सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई और इस मॉडल के द्वारा जीमान प्रभाव की व्याख्या संभव नहीं हो सकी। सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को कणों के रूप में माना गया है तथा उनका संवेग तथा स्थान पूर्णतया निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रॉनों के द्वैती प्रकृति की खोज हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आने के बाद स्पष्ट हुआ। इसलिए यह सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल भी दोषपूर्ण है, लेकिन सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल आने के पश्चात तत्वों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकी। अब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। परमाणु की उत्तेजित अवस्था में यदि ऊर्जा के अवशोषण की संभावना नहीं है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित ऊर्जा को किसी प्रिज्म या ग्रेटिंग में से गुजारने के पश्चात उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है।
हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर इसकी विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को 5 भागों में विभाजित किया गया। आप देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन क्रमशः n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से n बराबर 1 पर कूदता है तो पहली सीरीज प्राप्त होती है लाइमन श्रेणी। ये शॉर्ट वेवलेंथ है और अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। अगर यही n बराबर 2 पे है तो बामर सीरीज प्राप्त होती है। अगर n बराबर 3 पर तो पैस्चन सीरीज और n बराबर 4 पर ब्रैकेट सीरीज तथा n बराबर 5 पर यही जब कूदते हैं तो फुंड सीरीज प्राप्त होती है। अर्थात हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं जो क्रमशः लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड के रूप में जानी जाती हैं, जो क्रमशः अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। अब बोर के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में देखते हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन या लिथियम आयन जिसमें E आवेश का इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाले नाभिक से r दूरी पर v वेग से नाभिक के चारों ओर अगर घूम रहा है तो बोर के अनुसार E²/r² इज इक्वल टू mv²/r तथा mvr बराबर NH/2π। बोर व्यास की जो त्रिज्या है वो समीकरण 1 और 2 इन दोनों को मिलाकर प्राप्त होता है। Rn इज इक्वल टू यहाँ पे n²h²/4π² अब हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष के लिए अगर देखें तो R1 इज इक्वल टू n²h²4π²me²। चूँकि n इज इक्वल टू 1 है तो यह मान हो जाएगा R1 इज इक्वल टू h²4π²me²। अब Rn इज इक्वल टू R1 इंटू n², जहाँ पे चूँकि h का मान प्लांक नियतांक है 6.625 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड, m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए 9.108 इंटू 10⁻28 ग्राम तथा E आवेश है जो होता है 4.803 इंटू 10⁻10 EMU। अब इस मान को ऊपर वाले समीकरण यानी R1 इज इक्वल टू h²/4π² में रखा जाए तो R का मान आता है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। अतः एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों में बोर की त्रिज्या का जो सूत्र होगा Rn 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज इक्वल टू RnH/Z, जहाँ पे H उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। अब देखते हैं बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसको बढ़ा लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्ष की कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी बराबर हाफ E²/Rn माइनस E²/Rn या En इज इक्वल टू -E²/2Rn।
En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 बटे n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें n m e और h के मान अगर रख दिए जाएं तो n का मान 1, पाई का मान 3.14, m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए 9.108 इंटू 10 टू द पावर -28, E का मान 4.803 इंटू 10 टू द पावर -10 और H का मान रखने के बाद En आता है -21.77 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई n स्क्वायर अर्घ प्रति परमाणु, या जूल प्रति परमाणु में देखेंगे तो यह आएगा -21.77 इंटू 10 टू द पावर -19 बटे n स्क्वायर। अगर जूल प्रति मोल में देखेंगे तो यह होगा -1312 बटे n स्क्वायर किलो जूल प्रति मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में देखेंगे तो यह आएगा -13.6 बटे n स्क्वायर, या En इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले अन्य परमाणु आयनों के लिए En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 m बटे h स्क्वायर n स्क्वायर। अगर एक से अधिक है तो उस दशा में फार्मूला जो बगल में दिया हुआ है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 m बटे h स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे En nth कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, Z नाभिक में धनावेशों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश ESU में, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, H प्लैंक नियतांक और N कक्ष की संख्या है। En H like atom is equal to ENH into Z स्क्वायर। तो यहाँ तक परमाणु की ऊर्जा और परमाणु की त्रिज्या तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा। अब किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, चक्कर लगाने में समय, चक्करों की प्रकृति के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।